जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना है एक जज को लेकर, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को लेकर चर्चा का विषय इसलिए बना है कि उनके घर में 15 करोड़ रुपए पाए गए थे। अब नए खुलासा और नए खुलासे में जिक जो है उसकी बात चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे इनको अब जज कैश कांड के नाम से जाना जाता है और इसमें नए खुलासा हुआ। नए खुलासा क्या हुआ कि इनकी जो घटना हुई थी 14 मार्च को हुई थी, होली के दिन हुई थी। और जो सार्वजनिक रिपोर्ट आया, जो चर्चा का विषय आया 21 मार्च को आया, तो इनके बीच में इनको कौन बचा रहा था या कौन बचाने का प्रयास कौन कर रहा था। ठीक है, तो जस्टिस वर्मा, जिनका नाम यशवंत वर्मा, को कौन बचा रहा था। इसके साथ साथ इन्हीं के केस में जो है फंस गए हैं जस्टिस वर्मा कि आपको मालूम था 14 मार्च को, तो आपने 21 मार्च तक डिले क्यों किया। इसके साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस का भी एंगल आ रहा है कि दिल्ली पुलिस को जो है यहाँ पर 8 घंटे तक कुछ पता ही नहीं चला। यानी दिल्ली में जिस दिन होली हुआ उस दिन घटना हुई और घटना होने की 8 घंटे पता तक नहीं, पुलिस को पता नहीं चला। क्या यहाँ पर कोई पुलिस का भी एंगल है। इसके साथ साथ जो जस्टिस वर्मा कर है कि हमको फंसाया जा रहा है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमको साजिश की जा रही है, साजिश के थ्रू हमको फंसाया जा रहा है। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि इनको बचा कर रहा है, क्या सचमुच जो जस्टिस वर्मा है निर्दोष है कि क्या है। ठीक है, यह है जस्टिस वर्मा जो कि हाई कोर्ट के जज है। इनका नाम यशवंत वर्मा है। इनका जन्म इलाहाबाद हुआ था, वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट में है। ठीक है, इसके साथ देखिए समझते क्या है। जो जस्टिस वर्मा है, इनके घर, इनका नाम यशवंत वर्मा है, इनका घर जो है दिल्ली में सरकारी आवास में, जो कि लुटियंस आवास है, 14 मार्च को रात में इनके घर पर आग लगी। कैसे लगी आग लगी, आग लगी तो यहाँ पर इनके द्वारा, हालांकि ये थे नहीं, इनके जो कर्मचारी या जो रहने वाले लोग, उनको जो है फायर ब्रिगेड को बुलाया। ठीक है, तो जस्टिस वर्मा के निजी सहायक ने 14 मार्च को रात 11:30 बजे आग लगने की घटना की जानकारी दी और फायर ब्रिगेड आया। और फायर ब्रिगेड जब आग बुझाने गया तो उसी में तैनात आपातकालीन कर्मियों को एक घर में नगदी रुपया मिला, जो भंडार मिला। और इसमें देखें कि जो 500 के नोट जो है जले हुए मिले। इसमें लगभग 5-6 वो जो है बोरी यहाँ पर नोट मिले और अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रुपया है ये लगभग 15 करोड़ हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या इतना घटना के समय जो किसी या किसी व्यक्ति के पास 15 करोड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो जस्टिस वर्मा की कथित तौर पर शहर से बाहर थे। ठीक है, और उनकी अनुपस्थिति में खुलासा हुआ। हालांकि वो वर्तमान में उस समय एमपी में थे, मध्य प्रदेश में थे, लेकिन इसकी जो खुलासा हुई 15 करोड़। तो यहाँ पर इसके साथ साथ क्या किसी व्यक्ति के पास 15 करोड़ अपने घर में कैश रख सकता है। और जो जस्टिस वर्मा है, इनकी मालिक तनख्वाह 2 लाख है और साल में 24 लाख हो गया। अब मान लीजिए लमसम 25 लाख हो गया। अगर 25 लाख कोई सालाना कमा रहा है और उसके पास 15 करोड़, अब 15 करोड़ को देखेंगे तो लगभग आपको कुछ नहीं तो 15-20 साल की कमाई है। तो किसी व्यक्ति के पास 15-20 साल की कमाई एक साथ कैसे आ गई। क्या जो पैसा आया था रिश्वत का पैसा आया था कि पैसा किसका था। ठीक है, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को जो ये घटना है इसको भनक में लगी। यानी घटना हुई जिस दिन दिल्ली और होली के दिन, और होली के दिन पुलिस तो और एक्टिव रहता है, तो देखता है कि उस दिन पटाखे पड़ाते हैं, राकेश चलाते हैं, तो उस घटना को और लोग ध्यान देते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को भनक भी नहीं लगी कि यहाँ पर घटना हुई और उनको पता भी चला 8 घंटे पश्चात, तो यहाँ पुलिस के भी एंगल निकल के आता है। ठीक है, देखिए ये नोट है जो कि आपको जला हुआ मिल रहा है, दिखाई इमेज में, ये है नोट के गड्डी जो कि जला हुआ। ठीक है, अब घटना का जिक्र जो है बहुत है। अब इसमें कई विषय पर चर्चा होती है। पहली बात है कि क्या जस्टिस वर्मा निर्दोष है या अपने सफाई में क्या कहे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बचाव के लिए क्या कहा। ठीक, क्या कहा। ठीक है, देखिए जस्टिस वर्मा ने कहा कि रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस वर्मा ने कहा कि जो पक्ष में है, इन्होंने कहा कि जिस दिन हुआ था घटना उस दिन हम दिल्ली में थे नहीं, हम थे कहा मध्य प्रदेश में थे। और इन्होंने कहा कि जहां पर घटना हुई है वो घटना स्टोर रूम में नोटों की गड्डियों में हुई, जो कि हमारे घर से, हमारे जो घर है घर के बाहर एरिया में, यानी है इन्हीं एरिया, लेकिन घर के बाहर स्टोर रूम है जहां पर सर्वेंट और गार्ड्स रहते हैं। तो इनका कहना है कि जो मिला पैसा है ये स्टोर रूम में है। अगर हमको पैसा रखना होता है तो हम स्टोर रूम में क्यों रखेंगे, क्योंकि वहां लोग सार्वजनिक यहाँ लोग आने जाने का गमन है। इन्होंने कहा कि वहां पर उन्होंने परिवार के साथ कोई भी पैसा नहीं रखा था। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये खुली जगह है जहां किसी व्यक्ति का आना जाना होता है, तो इस मामले में हमको फंसाया जा रहा है। लेकिन जस्टिस वर्मा ये भूल गए कि अगर आपको फंसाया जा रहा है, लेकिन आप एक क्या है, जस्टिस है,
आप जो है एक न्यायाधीश है, आपको पूरा अनुमान होगा कि हमको पैसा कहां रखें जहां से लोगों को अनुमान न लगे। तो आपने स्टोर रूम में रखा होगा जिससे किसी को ध्यान न जाए या किसी का आकर्षण न जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप एक न्यायाधीश है, और न्यायाधीश है और अगर आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं और आपके घर में सीसी कैमरा भी तो होगा, ऐसा तो है कि नहीं सीसी कैमरा नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई पैसा रखा है तो सीसी कैमरे का प्रूफ देकर आपने क्यों नहीं साबित किया? ठीक है, आप केवल बता दे रहे हैं कि जो जहां पर रखा गया वो सार्वजनिक है, हो तो आप ही के एरिया है, वो मकान तो आप ही के एरिया है, भले वहां सर्वेंट आवाज ना हुआ है। लेकिन एक आप चालाक भी हैं, क्योंकि आप इसकी मामले में बहुत तरह से घटना देखे होंगे, तो आपने जानबूझ को रखे होंगे कि ऐसी जगह रखे जहां पर किसी की निगाह न पड़े। आपने कोई सबूत नहीं दिया कि सीसी कैमरे में किसी व्यक्ति ने हमारे यहाँ आकर पैसा रखा। ठीक है, अब देखिए दूसरा निकलता है जिसमें दिल्ली पुलिस की बात होती है। क्या दिल्ली पुलिस को घटना का पता नहीं चला? क्योंकि 14 मार्च होली के दिन रात को 11:30 बजे घटना होती है और दिल्ली पुलिस को अगले दिन 15 तारीख को 8 बजे सूचना मिलती है, उसको जाकर पता करता है। तो बीच में 8 घंटे पुलिस ने डिले क्यों किया? ठीक है, और पुलिस ने डिले क्यों किया, इसके साथ साथ पुलिस ने कोई क्यों नहीं गवाह क्यों लिया, क्यों उन्होंने कोई प्रकार के बयानबाजी क्यों नहीं दी? ठीक है, तो पुलिस ने पंचनामा क्यों नहीं, पंचनामा मतलब सबूत क्यों नहीं चलाया? या किसी 5 लोगों को ये गवाह क्यों नहीं प्रस्तुत किया कि आप गवाह हो जाइए? तो पुलिस ने यहाँ पर कमियां देखेंगे, पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? ठीक है, तो जब आग बुझा गई तो जज को निजी सहायक ने के मौके पहुंचे। अब इनको कहा कि पांचों पुलिसों को कि आप सुबह वहां पर आइए, यानी पांचों पुलिस को शाम को पता चल गया था। अब ये पांचों पुलिस कर्मी हैं, ये अपने हेड को क्यों नहीं बताया, डीएसपी को क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर जस्टिस वर्मा घर आ लगा था? और नोटों की जो गति जली होगी, जो फायर ब्रिगेड वगैरह बताया है, वो रात को 11:30 बजे बताएगा ना, ऐसा नहीं कि घटना होने के बाद बताया। अगर आपको पता चल गया कि नहीं यहाँ पर जस्टिस वर्मा घरे नोट पाया गया, तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, अपने सीनियर को क्यों नहीं बताया? ठीक, इसके साथ उनमें से एक मुख्य सवाल यह है कि घटना की रात को पंचनामा क्यों नहीं किया? पंचनामा मतलब क्या होता है कि पंचनामा बनाने के लिए 5 स्वतंत्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनमें से क्या होता है ये घटना स्थल के गवाह होते हैं। यानी पुलिस ने यहाँ पर गवाह भी तैयार नहीं किया, और गवाह तैयार न करने से क्या होता है कि अगर गवाह तैयार करते हैं तो जब भी जरूरत होती है तो वहां पर उनको बयानबाजी के लिए बुला सकते हैं। तो पुलिस की कमी देखेंगे यहाँ पर कि पुलिस ने यहाँ पर पंचनामा नहीं किया। इसके साथ साथ पुलिस यहाँ पर डिले क्यों की? और इसके साथ साथ पुलिस को पता चला 8 बजे, तो पुलिस यहाँ जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उसमें एक प्रकटन होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में क्या होता है, जब कोई हाईकोर्ट होता है तो हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्कूल है तो स्कूल में क्या प्रिंसिपल होते हैं, उसी प्रकार से हर राज्य में हाईकोर्ट होता है, और हाईकोर्ट में जो जज होते हैं उनके ऊपर एक हेड होते हैं जिसका नाम है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट होते हैं। तो चीफ ऑफ जस्टिस जो हाईकोर्ट का प्रोटोकॉल है, पुलिस ने बताने में देरी किया, बताया शाम को 5:30 बजे बताया के आसपास। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर 8 घंटे तक देरी की, यहाँ पर पता चला। इसके साथ इस मामले की जांच में अधिकारी जो है अगले दिन सुबह जो जस्टिस वर्मा के आवास पहुंचे, लेकिन उनमें से किसी ने कहा कि वो बाद में आए। ठीक है, इसके साथ जो पहुंचे, पुलिस का पहुंचा तो 15 मार्च को सुबह 8 बजे पहुंची दिल्ली, और डीएसपी ने अपने सीनियर अधिकारी को भी सुनाया या रिपोर्ट दी, और सुबह की डायरी में सौंपा कि नहीं रात को घटना हुई थी। यानी पुलिस को मालूम था तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके साथ साथ डायरी में पिछले 24 घंटे का जिक्र है, जिनमें से इस घटने का भी जिक्र है, और सुबह में डायरी में आग लगने की भी यहाँ पर बात हुई है। और डीएसपी जो है, जो नई दिल्ली है, जिनका नाम है देवेश है, इन लोगों को पैसे मिलने के स्टोर को सील कर दिया, पैसा मिला था तो इसको सील कर दिया। और जो पुलिस कमिश्नर है, इस मामले को जानकारी जो है केंद्र को दी। क्यों की दी? केंद्र को दी, और केंद्र को अधिकारियों को दी और शेयर की। और यहाँ पर शाम करीब 4:30 लगभग 5 बजे के आसपास जो है, यहाँ पर दिल्ली के हाईकोर्ट, यानी हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा क्या थे, हाईकोर्ट जज थे। तो हाई प्रोटोकॉल होता है कि अगर हाईकोर्ट में किसी व्यक्ति घर या हाईकोर्ट के जज के कुछ होता है तो दिल्ली हाईकोर्ट के या किसी भी हाईकोर्ट के उसको चीफ जस्टिस को बताना होता है, ये प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ का पुलिस अधिकारी ने चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट के थे, दिल्ली हाईकोर्ट के, उनको बताया कितने बजे? शाम को 5:30 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास। लेकिन यहां देखिए, जो यहां पर मामला है कि केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली पुलिस आती है किसके अंदर है? गृह मंत्रालय के अंदर। क्या गृह मंत्रालय के अंदर आती है? इसका मतलब अमित शाह के कंट्रोल में आती है। तो क्या दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर जवाब उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की है? दिल्ली पुलिस ने भी इसको छिपाने की काम की, क्योंकि ये मामला काफी लंबा खिंचा गया।
और जहां पर नोटों की बात होती है, कहीं और घटना होती है तो उसको तुरंत कार्रवाई होती है, तो यहाँ पर कार्रवाई क्यों होती है। और तीसरा बात यहाँ पर कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय से भी सवाल होगा। ठीक, क्या होगा, जो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर, ये पुलिस कमिश्नर जो है यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को लगभग 5 बजे शाम को बता दी। अब यहाँ का जो दिल्ली के हाईकोर्ट है चीफ जस्टिस है, अब इन्होंने अपने हेड को, या अपने हेड को क्या, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट को, जज को कब बताएं। ठीक है, तो देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जानकारियों में दी, इन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय ने 21 और 22 मार्च की रिपोर्ट में सीजीआई को सौंपी है। कब सौंपी, 21 और 22 मार्च की रिपोर्ट सौंपी, हालांकि बाकी जो है 15 मार्च को है। तो 15 मार्च को मैं होली की छुट्टी पर था, उन्होंने कहा कि हम छुट्टी पर था और हमें जो सूचना मिली शाम 4:50 यानी लगभग 5 बजे हमको सूचना मिली पुलिस के द्वारा। कौन बताया, पुलिस कमिश्नर ने बताया। और 14 मार्च को 11:30 रात को या जस्टिस वर्मा के घर में बगले में आग लगी थी, लेकिन यहां पर सुर्खियां भी है कि अब पैसा भी मिला था। तो अगर पैसा मिला तो चीफ जस्टिस ने क्या करा, क्या, और जिस कमरे में आया आग लगी है वहां पर गार्ड रूम के बगल में है और स्टोर रूम में बंद होने के रहते हैं। इसके साथ इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि हम रजिस्ट्रार को क्या है, रजिस्ट्रार को भेजकर पता लगा है और जिस कमरे में आग लगी थी कि नहीं इसको हम कंफर्म करा है। इसके साथ साथ 16 मार्च को, कब बताया, 16 मार्च को, देखिए घटना 14 मार्च हुई, 14 मार्च को रात को 11:30 बजे हुई। उसके पश्चात सुबह 8 बजे जो है दिल्ली पुलिस ने पता चला और शाम को 5 बजे है दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पता चला। और 16 मार्च अगले दिन क्या होगा, 16 मार्च को, यहाँ पर 16 मार्च को दिल्ली पहुंचे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हाईकोर्ट के जज जो है कहां पहुंचे, दिल्ली। और इन्होंने किसको बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताया। कब बताया, 16 मार्च को बताया। तो मैं आपसे मिला, आपसे कौन मिला, मतलब चीफ जस्टिस मिले। कौन मिले, चीफ जस्टिस। अब किससे मिले, यहाँ पर जो दिल्ली हाईकोर्ट जज के हैं इनसे मिले और सुबह 17 तारीख को मीटिंग में कार्रवाई भी हुई। तो यहाँ पर इसका मतलब जो सीजीआई है, सीजीआई को भी यहाँ पर 16 मार्च को पता चल गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा उनके घर में कैश पा गया। तो जस्टिस वर्मा ने क्या कार्रवाई किया, या क्या जो खुलासा क्या किया, जस्टिस वर्मा ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके साथ साथ जिस कमरे में इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि जिस कमरे में आग लगी वहां किसी बाहरी प्रवेश का संभव नहीं है, यानी यहां पर दो बात हो गया। जस्टिस वर्मा करें कि ऐसा स्थान है जहां पर सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन वही चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर बाहरी लोग को आना संभव नहीं दिख रहा है, यह केवल वहां रहने पर और नौकर चाकर भी आ सकते हैं। तो अगर नौकर चाकर आ सकते तो इनकी कार्रवाई क्यों नहीं की, या नौकर चाकर से पूछताछ क्यों नहीं की, सीसी कैमरा भी होगा उसका क्यों फुटेज नहीं निकाले, ये कार्रवाई जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट में बात होती है। इसके साथ साथ जो अगला नंबर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो संजीव खन्ना, इन पर भी सवाल उठता है कि आपको 16 मार्च को जानकारी हो गई थी। कब हो गई थी, 16 मार्च को जानकारी हो गई थी और आपने इसको छिपाया क्यों, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सार्वजनिक कब आया, जब 21 मार्च को, कब 21 मार्च को यशवंत वर्मा को जब इन्होंने कार्रवाई की, कार्रवाई में क्या की कि हाईकोर्ट से हटाकर, दिल्ली हाईकोर्ट से हटाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जब शिफ्ट किए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो वकील तो उन्होंने विरोध करने लगा, तब जाके ये मामला पब्लिक डोमेन में आया। इसका मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 16 मार्च से 21 मार्च तक छिपा रहे थे। अगर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं शिफ्ट करते तो ये मामला भी सार्वजनिक नहीं होता। इसका मतलब इनको बचा कौन कौन रहा था, दिल्ली पुलिस ने बचाया, फिर हाईकोर्ट के सीजीआई, दिल्ली हाईकोर्ट के सीजीआई ने बताया, इसके साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी इनको बचाने का काम किया। अब जैसे इनको पब्लिक डोमेन कब आया, जब इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट किया तो दिल्ली बार स्टेशन के वकीलों ने इसका विरोध किया कि इन्होंने घटना की तो हमारे यहाँ इलाहाबाद में क्यों भेज रहा है, क्या हम पूरा कवाड़ा है कि हमारे जजों को भेजेंगे, जो करप्ट लोग उनको भेजेंगे। तो दिल्ली जो इलाहाबाद हाईकोर्ट को विरोध करने के पश्चात ही पब्लिक डोमेन में आया। ठीक है, तो सीजीआई यहाँ 16 मार्च को इनको पता चल गया था। और कौन बताया था, डी के उपाध्याय जो है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कहा दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस है, और सीजीआई से मुलाकात हुई थी और उन्होंने बताया। लेकिन 21 मार्च को जो चीफ जस्टिस है उनको हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट से, यानी दिल्ली से जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट किए कि पब्लिक डोमेन में आ गया कि इनको क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट थे, फिर इसके बाद पहुंचे थे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिर दिल्ली हाईकोर्ट से फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों लाया जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इलाहाबाद लाया गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने
जबरदस्त विरोध किया, जिस कारण से चर्चा का विषय आया। और हालांकि विरोध करने के पश्चात 23 मार्च को सीजीआई जो है जस्टिस वर्मा को पूर्व से दिल्ली के हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि अभी इनको कार्यभार वापस नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक याचिकाकर्ता ने कहा है कि सीजीआई के निर्णय में चुनौती दी है। इन्होंने कहा कि अगर इतने पैसे किसी बिजनेसमैन के घर मिलने होते हैं या ईडी या सीबीआई इस पर छापा पड़ जाती, यानी अगर जो जस्टिस वर्मा है उनके घर पाया गया नोट है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो खुला छूटे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास पाया जाता है तो उसके पीछे ईडी सीबीआई और आईटी सब ले जाते हैं और उसको तुरंत पुलिस हिरासत में लिया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देश में या उनके द्वारा बचाया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के जज जिनका नाम है यशवंत वर्मा। अगर इस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये बाहर है तो इनका भी इंटरफेरेंस होगा, जो अगर बाहर है खुले हैं तो इनका इंटरफेरेंस होगा। अगर इंटरफेरेंस होगा तो कोई भी जांच सही से नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको पहले क्यों नहीं पता था कि जो जस्टिस वर्मा है वो पहले भी घोटाले में फंसे हुए थे। जैसे इनके ऊपर 97 करोड़ का घोटाले का आरोप है, जो कि 10वें नंबर के आरोपी है। और किसमें फंसे थे, एक सीबीआई ने 2018 में सीबीआई ने सिमरौली शुगर मिल के लिमिटेड के खिलाफ 97 करोड़ का इनके खिलाफ दिए थे। और ये जो है किस बैंक से पैसा लिए थे, तो ओरिएंटल बैंक से, जो कि वर्तमान में पीएनबी में शिफ्ट हो गया है। और किसानों पर लिए थे और इसकी जो घोटाला क्या होता, जो पैसा हुआ था ये लोग बंडर बांट कर लिए थे या पैसे को गड़बड़ी कर थे, हड़प लिए थे, ट्रांसफर करते। और इसमें जो चीफ जस्टिस है जिसको यशवंत वर्मा है, ये क्या थे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कि ये भी आरोपी थे। तो सुप्रीम कोर्ट जब इनको जज बनाया था तो ये क्यों नहीं चेक किया था कि जो जज है या जो यशवंत वर्मा है इन पर केस चल रहा है और केस चलने के पश्चात भी हम इनको जज बना दे रहे हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में भी जस्टिस वर्मा को सेव किया था या बचाया था। कैसे, क्योंकि केस चला था तो 2024 में फरवरी के माह में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत ने सीबीआई को आप ये जांच करने का आदेश दिया। जब जैसा ही आदेश दिया तो मार्च के महीने में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी जांच को रोक लगा दी और हाईकोर्ट के जो है फैसलों को पलट दिया गया। यानी यहां पर हाईकोर्ट का जो फैसला है किसने बदला, सुप्रीम कोर्ट ने बदला। तो यहां पर क्या है, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। और इसके साथ साथ 2018 में ईडी पर इनको भी केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का था, तो सुप्रीम कोर्ट इनको बहुत बार बचा है। 2024 में जैसे केस था उनको केस खारिज कर दिया, यहाँ पर केस पलट दिया। इसके साथ साथ अभी हाल ही में 14 मार्च के बाद 21 मार्च में पॉलिट डोमेन आया तो बचा रहा था। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर क्या है, कटघरे में आ रहे कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर इनको साथ कार्रवाई नहीं करेगी। अगर कार्रवाई करती तो इनको क्या हिरासत में लेती या इनको इनके पद से खारिज करती या बर्खास्त करती, ये कुछ भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। ठीक, इसके साथ साथ बात करते हैं जस्टिस वर्मा। तो देखिए इनका कार्यकाल 2012-13 में उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग कमेटी के काउंसिल थे और 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर वकील बने थे और 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने थे और 2016 में इनको परमानेंट बना दिया गया। देखिए अब 2016 में इनको परमानेंट बना दिया गया, कहां पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इनको क्या नियुक्ति की थी, किसके माध्यम से, कोलिजियन के माध्यम से। कोलिजियन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ही किसी व्यक्ति को चुनकर हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है। तो इस ऐसे व्यक्ति को जो चूसकर या चुन करके भेजते हैं हाईकोर्ट को जज बनने के लिए, तो वो व्यक्ति न्याय करेगा नहीं न्याय करेगा। ठीक, इसके साथ साथ 2021 में इनको दिल्ली हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया गया था। तो 2021 से पहले 2018 से केस चला है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को ये पता नहीं चला या कोई जज ऐसा नहीं था कि हमारे सामने जज का ये प्रभुत्व होता है या जज का एक पावर होता है कि अगर उसके व्यक्ति या कोई व्यक्ति उसके सामने जाता है तो उसका पूरा क्या एक्सरे कर लेता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार की है, क्या अपराधी है, किस किस्म का है। तो सुप्रीम कोर्ट को कोलिजियन को ये नहीं पता चला कि जो जस्टिस वर्मा है किस प्रकार के व्यक्ति है। अगर कोई भी जज इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगता है तो जज ही है नहीं या वो पूर्व से सही न्याय नहीं करा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कमेटी गठित कर दी। क्या करी थी, पैनल गठित कर दी। इसमें से 3 जो न्यायमूर्ति है जो कि सील लागू है, जो कि पंजाब हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है। इसी प्रकार से जीएस मंधावालिया है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के है। इसी प्रकार से अनु शिवारमन है जो कि न्यायाधीश है हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के। तो यहां पर सवाल उठता है कि क्या सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है कि जो यशवंत वर्मा है हाईकोर्ट जज को इनको बर्खास्त करते हैं, हरा सकते हैं। तो इसकी प्रोसेस भी है, चाहे तो हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीजीआई संजीव खन्ना ये कदम उठा सकते हैं, यानी कि इनके पास
पावर है। जैसे कि यहाँ पर सीबीआई सुनील खन्ना ने अगर सिफारिश करते हैं कि इस्तीफा देने के, अगर कहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, स्वैच्छिक इस्तीफा दे दीजिए, अगर स्वैच्छिक इस्तीफा नहीं देते हैं तो उस समय कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जस्टिस वर्मा अगर सलाह देते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, अगर इस्तीफा नहीं देते दिल्ली हाईकोर्ट तो इनका कार्रवाई हो सकती है। और इसके साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ से कहते हैं कि आप इनको कार्यभार न दीजिए। इसके साथ साथ नया प्रकार की है कि सीजीआई और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर 3 सदस्यीय समिति बनाकर रिपोर्ट देकर इन पर कार्रवाई कर सकते हैं और इनके पद से हटा सकते हैं। यानी इसका मतलब इनको पद पर हटाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए इस समय सिस्टम क्या हो गया है कि चाहे आप जज हो, चाहे आईएएस या पीसीएस हो, या किसी भी विभाग में, चाहे एजुकेशन या स्वास्थ्य किसी भी विभाग में हो, इसमें जो है सिस्टम में करप्शन घुस गया है। अब करप्शन ऐसा चीज है कि सिस्टम में घुस जाने के पश्चात ये निकलता नहीं है। अगर हाईकोर्ट के जज के पास ही अगर ऐसा जज ऐसा सिस्टम पहुंच जाए या ऐसा करप्शन पहुंच जाए तो आम जनता का विश्वास हट जाएगा। कि आम जनता कैसे विश्वास करेगी, क्योंकि आम जनता का जो अंतिम जो विश्वास होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज या जज में विश्वास होता है। अगर जज के पास ही ऐसे केस पाया जाएगा तो आम जनता में विश्वास कम होगी। अगर आम जनता में विश्वास कम होगी तो भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये भी कमजोर होगी। तो ऐसे मामले आगे से न हो, इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट जज को ऐसे डिसीजन देना चाहिए जो कि आने वाले समय में एक रिकॉर्ड बने या एक न्यायाधीश एक न्याय बने, जिस प्रकार से कभी आने वाले समय में लोग ऐसी घटना न करें। आई होप कि आपको अच्छी समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।